Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of BioKits and all of you are very warm welcome to the channel. सबसे पहले तो बेटा आपको ये चीज़ आइडिया है कि हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया हुआ था रेस्पायरेशन का, जिसका आज है लेक्चर नंबर 3, यानी जिसके अंदर हमने मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पायरेशन को डिस्कस करना है। लेक्चर 1 में प्रीवियसली हमने डिस्कस किया ओवरऑल के रेस्पायरेशन के लिए कौन से पैसेजवेज होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। लेक्चर 2 में हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिटेल से देखा और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को देखा। आज लेक्चर 3 के अंदर हमने देखना है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन के हवाले से। सबसे पहले तो हम लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि आउटलाइंस में हमने ये चीज़ ओवरऑल इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। मैकेनिज़्म यानी कि वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है, जो इंस्पायरेशन है, जो एक्सपायरेशन होती है, या जिसको आप इन्हेलेशन एक्सहेलेशन कहते हैं, वो किस तरह से होती है, ठीक है, किन किन स्टेप्स के थ्रू होती है। फिर हमने देखना है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या चीज़ है, या इसी में एक टर्म आती है टाइडल वॉल्यूम, वो क्या चीज़ होती है। फिर ये जो ब्रीदिंग का सारा फिनोमेना है, ठीक है, ये जो एक मैकेनिज़्म है, इसको किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो दैट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब ये है कि पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताए जाएंगे कि इनकी वजह से ब्रीदिंग होती है। फिर आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बताई जाएगी कि इस तरीके से आप एयर को इनहेल करेंगे और इस तरीके से एक्सहेल करते हैं। सो लंग्स कभी भी एयर को ना तो अंदर की तरफ लेते हैं ना बाहर की तरफ इसको रिलीज़ करते हैं, यानी लंग्स themselves neither draw in air nor push it out, यानी ना तो वो इनहेल करेगा अपनी मर्ज़ी से, ना तो एक्सहेल करता है। तो फिर किस तरह से होगा। बेसिकली डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लंग्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करवाते हैं, यानी लंग्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। डायफ्राम क्या होता है, जब हमने लंग्स की डायग्राम देखी मैंने तब भी आपको समझाया था कि डायफ्राम को हम डेफिनेशन देते हैं, इट इज़ द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी, ठीक है। फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ये लंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है और इसका काम भी लंग्स के साथ ही होता है। अभी आप देख लेंगे जो यहाँ पे आपको बताया गया है, पहले डेफिनेशन है, डायफ्राम इज़ अ लार्ज डोम ऑफ स्केलेटल मसल दैट सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये स्केलेटल मसल्स का एक ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। बेटा एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि थोरेसिक कैविटी यानी आपकी चेस्ट कैविटी वो रीजन है जिसके अंदर आपके लंग्स मौजूद होते हैं, जहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी आपकी जो बेली वाली रीजन होती है, वो जगह है जहाँ पे आपका जो है ना मेजर वाइटल ऑर्गन्स भी मौजूद हैं, यानी जहाँ पर आपका हम कहते हैं कि लिवर मौजूद है। इसके अलावा आपकी जो है डायफ्राम जो होता है ना, इसमें हमने थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी की हम बात कर रहे थे। एब्डोमिनल कैविटी बेटा वो रीजन होता है जहाँ पे आपके वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं, जैसे आपका लिवर हो गया, ठीक है, जैसे पेंक्रियाज हो गया, जैसे आपकी किडनीज हो गई, जैसे हम कहते हैं कि आपका स्टमक हो गया, जैसे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल कौन से मसल्स हैं, वो मसल्स जिनसे आपकी रिब्स बनी होती हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है, रिब्स आर कंपोज्ड ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं बिटवीन ईच पेयर ऑफ रिब्स, क्योंकि रिब्स के साथ जो है ना ये इतने इंटरवोवन होते हैं कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आपकी रिब्स मूव कर रही होती हैं और तभी पॉसिबिलिटी है कि आप सांस ले सकते हैं या आपका जो लिवर है वो जो आपके लंग्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। सो दो तरह की स्ट्रक्चर हैं इसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो है जो रिब्स को बाहर की तरफ से कवर करता है, और इंटरनल इंटरकोस्टल वो है जो कि रिब्स को अंदर की तरफ या लंग्स के सामने जो जगह फेस हो रही होती है ना अंदर की तरफ रिब्स के, वो वाली जगह को ये कवर करता है। सो मसल फाइबर्स रन डायगनली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन टू सेट ऑफ मसल्स। अब ये किस तरह से है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये आपको रिब्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे हम ज़रा पोजीशन देख लेते हैं मसल्स की कि क्या होगी। अगर हम रिब्स की पोजीशन की बेटा बात करते हैं ना, तो ये आपको सारे का सारा क्या चीज़ नज़र आ रहा है, रिब केज। अब इस रिब केज के अंदर ये इस तरह से ना ये सारे
एक चीज़ आपको नज़र आती है वन बाय वन, जिसको आप रिब्स या जिसको आप सादा अल्फाज में पसलियाँ कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं कि मसल्स डायगनल कैसे होते हैं, देखिए मसल्स जो है ना ये डायगनल इस तरह से होते हैं कि लेट से ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, ये तीसरी है, ये फोर्थ वन। अब यहाँ पे जो मसल के बैंड्स होंगे ना तो वो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होते हैं बिटवीन दैम, यानी वो मसल जो है वो इस तरह से डायगनल होगा। डायगनल का मतलब है 120 के एंगल पर होगा। क्यों? क्योंकि ये जब जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है, तो इसको आसानी होती है कि ये रिब्स को आगे पीछे मूव करवा सकता है। सो ये चीज़ डायगनल होती है, यानी इस तरह वाले बैंड में होती है, 120 के एंगल पर होती है, क्योंकि रिब्स आपकी बिल्कुल इसी तरह मौजूद हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह से उसको रिब्स को सराउंड करेगा वो मसल, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लाइन है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, यानी रिब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ये मसल रिलैक्स करेगा तो रिब क्या हो जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ पहले एक माइंड में रखना ज़रूरी है। फिर हम आ जाते हैं अपनी दूसरी चीज़ के ऊपर, मसल्स फाइबर रन डायगनली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है? देखिए कुछ मसल फाइबर्स जो हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमने ये कहा है कि ये रिब केज है, ठीक है, और मसल्स ने इस तरह से डायगनल मैनर के अंदर इनको कवर किया हुआ है, ठीक है। सो अगर मसल्स ने डायगनल तरीके से इसको कवर किया हुआ है तो ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है? देखिए एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और दूसरा है इंटरनल इंटरकोस्टल, यानी एक बाहर से सराउंड कर रहा है रिब को और एक क्या होगा उसके अंदर से रिब को सराउंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये फाइबर्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तभी पॉसिबल हो सकता है कि ये आसानी से वर्क कर सकें। और आपने बेटा ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो इंटरकोस्टल मसल हैं या जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, यानी ये एक दूसरे से ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। यानी अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर वाला जो इंटरनल है वो रिलैक्स करेगा, तभी लंग्स काम कर सकते हैं। अब जब एक्सटर्नल जो है वो रिलैक्स करेगा तो इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो ऑपोजिट वर्किंग होती है स्केलेटल मसल्स की, तो इस ऑपोजिट वर्किंग को हम नाम देते हैं एंटागोनिस्टिक वर्किंग, ठीक है। ये ऑपोजिट वर्किंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे तो हम रिब्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बेटा क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, वो स्केलेटल मसल्स अगर तो पेयर में मौजूद हैं, जैसे ये यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल है, तो ये जो एक्सटर्नल इंटरनल हो गया, ये वैसे भी अगर कोई स्केलेटल मसल पेयर में मौजूद होता है, यानी अंदर भी मौजूद है बाहर भी मौजूद है, तो क्या होता है कि वो हमेशा एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट मैनर में काम करते हैं कि बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर वाला रिलैक्स, अंदर वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाहर वाला रिलैक्स करेगा, और तभी वो जो स्ट्रक्चर है वो अपनी वर्किंग कर सकता है या जो अपना काम है वो कर सकता है, ठीक है। यहाँ से उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डायगनल क्यों होते हैं और अपोजिट क्यों होते हैं। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन टू फेज, दो ही तरीके हैं, दो ही फेज होती है। एक है इंस्पायरेशन जिसको आप इनहेलेशन कहते हैं, दूसरा है एक्सपायरेशन जिसको आप एक्सहेलेशन कहते हैं। पहले इंस्पायरेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ टेकिंग इन ऑफ एयर, यानी इन टेक ऑफ एयर आप कहते हैं कि इंस्पायरेशन है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है सांस लेने के अंदर। क्यों? क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम की, कॉजिंग इट डोम शेप टू फ्लैटन और लेस डोम शेप, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जब इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इस तरह का हो जाता है, ठीक है। अब जब ये इस तरह से हो जाएगा और ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, आप खुद सोचें कि एक चीज़ ऐसे थी जो कि फर्दर नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो जगह होगी उसके ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी ये नीचे की तरफ जब मूव करेगा तो एक बात। दूसरी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे गौर से देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल कॉजेज रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। यानी अब एक्सटर्नल वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंटरनल वाला रिलैक्स कर रहा है, एंटागोनिस्टिक ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो तब जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो तब इंटरनल जो है वो रिलैक्स करेगा।
यानी डायफ्राम प्लस जो एक्सटर्नल मसल्स हैं ये एट द सेम टाइम काम करेंगे, ये दोनों करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और जो इंटरनल है वो करेगा रिलैक्स। तो तब जाके आपकी जो रिब्स होती हैं वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करेंगी, जिससे रिजल्टेंटली आगे होगा क्या, बोथ दीज इवेंट्स रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ इनर स्पेस ऑफ thoracic कैविटी। यानी जो चेस्ट कैविटी है वो बहुत ज़्यादा स्पेस उसमें आ जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि जो थॉरेक्स के अंदर प्रेशर है, ठीक है, जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी आपके अंदर जो हवा का हम दबाव कहते हैं या जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो जाएगा, जिससे होगा क्या, एयर देयर फॉर एंटर द लंग्स एंड एनवलाई एंड बिकम इन्फ्लेटेड। ठीक है, ये चीज़ आपने बेटा लाजमी याद रखनी है कि जब डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, अब जैसे रिब्स है ना, तो रिब्स का जो एक्सटर्नल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स जो है ये अपवर्ड मूव करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, और डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राम नीचे जाएगा तो नीचे वाली जगह भी खुली हो जाएगी। जब इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम क्या करेगा, वो फॉरवर्ड मूव कर देगा, सॉरी जो इंटरनल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब केज जो है वो फॉरवर्ड मूव कर देगा, जिससे रिजल्टेंटली होगा क्या कि जो प्रेशर होगा लंग्स पे वो कम हो जाएगा। लंग्स पे जब प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आसानी से एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी एटमॉस्फेयर से, एयर से वो आपके लंग्स की तरफ मूव कर जाएगी और लंग्स इन्फ्लेट हो जाएंगे। इन्फ्लेट का मतलब है फुल ऑफ एयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है, साथ नोट करते जाइएगा। पहली बात हम ये कर रहे हैं कि जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम जो होगा ना ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल है वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये मूव करेगा डाउनवर्ड। अब जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इससे भी नीचे क्या आ जाएगी, स्पेस क्रिएट होगी। एक बात हो गई। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे रिब्स मूव करती हैं अपवर्ड, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ। अब जब अपवर्ड मूव करेंगी तो थोड़ा सा प्रेशर जो है लंग्स के ऊपर से उठ जाएगा। अब इसके केस में जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगा वो करता है रिलैक्स। जब वो करेगा रिलैक्स तो उसके रिज़ल्ट में जो रिब्स होंगी वो मूव करेंगी फॉरवर्ड। अब इसमें एज अ होल होगा क्या, अब इसमें एज अ होल होगा ये कि लंग्स के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि लंग्स जो हो गए उनके ऊपर जो हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर है ये हो जाएगा कम, जिससे क्या होता है कि एयर जो है वो इन लंग्स के अंदर मूव कर जाएगी, लंग्स इन्फ्लेट यानी फुल ऑफ एयर हो जाएंगे और लंग्स आसानी से जो है एयर को अपने अंदर ले सकते हैं। इस स्लाइड का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेहतर है। बुक पर या अपनी जो नोटबुक है उसके साथ ज़रूर इन चीज़ों को लिख लें ताकि आपको समझ आएगी बाद में जब आप पढ़ेंगे, या आपको याद रहेगा कि इस चीज़ की वजह से ये एक्टिविटी होती है और फाइनली क्या होता है कि लंग्स में एयर कैसे मूव करती है। ये बात आपने याद रखनी है कि लंग्स में जब प्रेशर, जब लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, तब ही एयर मूव करेगी, क्योंकि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो इन तमाम मूवमेंट्स की वजह से लंग्स के ऊपर का प्रेशर ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो एयर आसानी से हाई प्रेशर यानी बाहर के इन्वायरमेंट से आपके लंग्स के अंदर यानी लो प्रेशर की तरफ मूव कर सकती है। इस चीज़ को आप नाम देते हैं इंस्पायरेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं आपको कह सकते हैं व्हाट इज़ इंस्पायरेशन, हाउ इट कैन टेक्स प्लेस, या व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, या व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि बेटा आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अगर शॉर्ट आता है तो फिर तो आप जस्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, और लॉन्ग में अगर पार्ट बन के आ जाता है लेट से 3 नंबर का 4 नंबर का, फिर डायग्राम ऐड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपायरेशन, इसका टोटली ऑपोजिट है। अब एक्सपायरेशन क्या चीज़ होती है, रिमूवल ऑफ एयर है, ठीक है, ये पैसिव फोर्स है, यानी इस पर आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, एक्सपायरेशन में अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे क्या है, डायफ्राम की जो है रिलैक्सेशन होती है, कॉजेज इट टू मूव मोर डोम लाइक, तो ये जो है ना और ज़्यादा ऊपर की तरफ उठता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। वेयर एज रिलैक्सेशन, अगेन वही बात, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ड्रॉ द रिब डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इससे चीज़ क्या होती है, रिजल्टेंटली हम ये बात करते हैं
बोथ दीज इवेंट्स डिक्रीज द इनर स्पेस ऑफ thoracic cavity एंड प्रेशर इन द thorax एंड लंग्स इंक्रीज्ड मोर देन द एटमोसफेयर। लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लंग्स को फोर्स किया जाएगा, लंग्स से हवा बाहर की तरफ जाएगी, इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्सपायरेशन में बात की है कि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम करता है रिलैक्स, ठीक है। जब ये रिलैक्स करेगा तो ये किस तरफ मूव करेगा, ये मूव करता है अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, जब वो करेगा रिलैक्स तो उसके केस में क्या सिचुएशन होती है कि जो रिब्स होती हैं ये मूव करती हैं डाउनवर्ड, ठीक है। और इंटरनल इंटरकोस्टल जो है ये करता है कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके रिज़ल्ट में रिब क्या मूव करती है, बैकवर्ड, जिससे रिजल्टेंटली होता क्या है कि लंग्स के ऊपर जो है ना, हम कहते हैं कि जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हवा जो है वो बाहर चली जाती है, जिसको आप एक्सपायरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी सिंपल सी मिसाल बेटा ऐसे हैं कि आप एक अगर किसी ना फ्लेक्सिबल से बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी हवा भरते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल सी अगर कोई भी एक चीज़ है जिसके अंदर आप हवा भरते हैं, तो आप देखते हैं कि जब हवा भर रहे होते हैं आप, तो वो चीज़ हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि अंदर हवा जा रही है ना, तो वो इन्फ्लेट हो जाती है, सही हो गया। जब आप उस पर आराम से प्रेशर डालते हैं, हल्का सा प्रेशर डालते हैं, तो एयर जो भी उसका माउथ होगा वहाँ से वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। तो लंग्स भी बिल्कुल ऐसे ही स्पॉन्जी सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एक्सपायरेशन के इवेंट्स अपवर्ड डाउनवर्ड बैकवर्ड की समझ आए कि ये किस तरह से होता है। तो एक्सपायरेशन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे इसके भी इवेंट्स पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक हो गया। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। या यूँ भी आ सकता है, कंपेयर द इवेंट्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो आपने यही 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या होगा कि वो इनटेक ऑफ एयर है। नंबर 2 वो एनर्जी फेज़, एक्टिव फेज़ है। नंबर 3 उसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आगे उसकी पूरी लाइन लिखेंगे। फिर नंबर 4 के उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरनल जो है वो रिलैक्स करता है, जिसके रिज़ल्ट में होता क्या है कि प्रेशर जो होगा वो लंग्स के ऊपर कम हो जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या होगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो एयर अंदर चली जाती है, इसको आप इंस्पायरेशन कहते हैं। सिमिलरली दूसरा इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर 1 के रिमूवल ऑफ एयर, नंबर 2 पैसिव फेज़ है, नंबर 3 यही पॉइंट लिखेंगे कि डायफ्राम रिलैक्स करता है और जिससे ये और ज़्यादा डोम की तरह हो जाता है। नंबर 4 के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स करते हैं, इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे रिब्स डाउनवर्ड बैकवर्ड मूव करती है, और रिजल्टेंटली क्या होता है, लंग्स पर प्रेशर पड़ता है और एयर बाहर की तरफ मूव कर जाती है। तो इस तरह से 5 पॉइंट आपके बनेंगे, 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को दूसरे से कंपेयर करना है, तो आपका कंपैरिजन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो साइक्लिक मैनर के अंदर होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल एंड लंग्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिजल्टेंटली जो चेंज इन प्रेशर आता है, इस वजह से लंग्स की वॉल्यूम में भी चेंज आता है, ठीक है। जब प्रेशर रिलीज़ होता है, जब प्रेशर कम पड़ता है तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं, हवा अंदर चली जाती है, इंस्पायरेशन होती है। जब प्रेशर पड़ता है ज़्यादा तो लंग्स के ऊपर, तो उससे क्या होता है, हवा बाहर की तरफ जाती है, एक्सपायरेशन होती है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स आर कैपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग, यानी कि इस चेंज ऑफ वॉल्यूम की वजह से जो हवा होती है ना, ये अंदर बाहर आती जाती है या चेंज होती रहती है। सो द वॉल्यूम टेंड्स टू वेरी, वॉल्यूम हमेशा वेरी करेगा, डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन पर, जेंडर पर, ठीक है, एज पर, और रेस्पायरेटरी डिजीज़ भी अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। जब आप थोड़ा बहुत ऊपर से मतलब नॉर्मली छोटा सांस लेते हैं फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि वॉल्यूम बहुत थोड़ा एयर का जाता है। जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं, काफ़ी लंबा सांस लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मतलब जैसे अक्सर कहा जाता है कि गहरी सांस लेना, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर आपके अंदर जाती है। तो उसी हवाले से एक बात है, ये MCQ से पूछी जा सकती है। रेस्पायरेशन या रेस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल एंड स्टोर्ड विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम, यानी किसी भी टाइम पे आपने जितनी क्वांटिटी एयर की इनहेल की है, स्टोर हुई कुछ सेकंड के लिए, गैसेस एक्सचेंज हुई, फिर एक्सहेल हुई है, उस चीज़ को हम नाम के देते हैं रेस्पायरेटरी वॉल्यूम का। तो ये चीज़ आपने बेटा याद रखनी है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये आपके लंग्स का स्ट्रक्चर है,
ठीक है, तो एयर अंदर गई है, कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर रहती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, फिर वही एयर बाहर की तरफ भी आ जाती है। तो वही उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ एयर इनहेल, ठीक है, एक्सहेल एंड स्टोर्ड विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम, उसको आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। फिर अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ इनहेल और एक्सहेल्ड एट रेस्ट, वो टाइडल वॉल्यूम होती है। ओवरऑल क्या है, उन्होंने कहा कि किसी भी गिवन टाइम पे अगर आप इनहेल एक्सहेल और स्टोर करते हैं एयर को, तो वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। लेकिन वो वाला इनहेल और एक्सहेल जो आप रेस्ट कंडीशन में करते हैं, जो बहुत आराम से आप सांस ले रहे होते हैं सुकून से, उसको हम कहते हैं कि वो टाइडल वॉल्यूम है। और एवरेज टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग डीप ब्रेथ इज़ कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, जो कि 3000 ml तक होता है। ये थोड़ी सी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है लिखने के अंदर, इस चीज़ को आप यहाँ से कट करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली जो है इस लाइन पर आ जाना है आपने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली जो है ना इसको देखते हैं सिचुएशन, तो ये जो सिचुएशन है ना थोड़ी इस तरह से हो जाती है कि द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग डीप ब्रेथ इज़ कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये अप टू 3000 ml तक हो सकता है। और टोटल जो लंग्स की कैपेसिटी है एयर की वो 6000 ml है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है कि वो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है जो इनहेल और एक्सहेल हो रही है, लंग्स के अंदर कुछ सेकंड के लिए रुकती है, स्टोर होती है, उसको हम रेस्पिरेटरी कह रहे हैं। उसी रेस्पिरेटरी के अंदर दो सिचुएशंस उन्होंने बताई हैं, एक जब आप रेस्ट कंडीशन पर होते हैं, एक जब आपने काफ़ी डीप ब्रीथिंग की है। तो रेस्ट स्टेज वाली जो है वो टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, जो डीप ब्रीदिंग होती है वो ज़्यादा होती है 3000 ml है, क्योंकि उसमें आप काफ़ी एयर को इनहेल करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सहेल भी करेंगे। और टोटल लंग्स की कैपेसिटी जो है, ये वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स है, वो क्या है 6000 ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपने इसको लाजमी जो है वो याद रखना है, ठीक।